ऐसा लगा जैसे मैं किसी कब्र में जा रही हूँ। ये मेरे ही शब्द हैं उस दिन के, एक ऐसे खौफनाक सच की गवाही कि अगर मैं अपनी आंखों से वो सब न देखती ना तो शायद कभी कभी यकीन नहीं कर पाती। हमारे परिवार में ना अरेंज्ड मैरिज एक बहुत ही खूबसूरत रिवाज माना जाता है, कोई मजबूरी नहीं। मतलब ये एक ऐसा तरीका है जहां आपके अपने, जो आपको दुनिया में सबसे अच्छी तरह जानते हैं, आपके लिए एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढते हैं। मेरे बड़े भाई बहनों की शादियां भी बिल्कुल ऐसे ही हुई थी, और सच कहूँ तो वो सब बहुत खुश थे। तो मुझे इस रास्ते पर चलने से कोई डर नहीं था, बल्कि एक उम्मीद थी। फिर एक शाम मेरी माँ की आंखों में मैंने एक अलग ही चमक देखी। उन्होंने मधु का जिक्र किया। मधु हमारे बहुत पुराने फैमिली फ्रेंड्स चंदा आंटी और राज अंकल, उनके बेटे थे। माँ ने जिस तरह से उनके बारे में बताना शुरू किया, मतलब ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ एक अच्छा रिश्ता नहीं बता रही, बल्कि मेरे लिए एक पूरा सपना बुन रही हों। तो फिर हमारी पहली वीडियो कॉल हुई स्काइप पर, और मेरा दिल तो बस जोर जोर से धड़क रहा था। पर मधु का वो शांत सा स्वभाव और उनकी प्यारी सी मुस्कान, पता नहीं कैसे मेरी सारी घबराहट एक पल में गायब हो गई। कॉल खत्म होने के बाद तो मैं बस मुस्कुराए जा रही थी। पापा ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और बस इतना कहा, अच्छा लड़का है तो खुश रहेगी। कुछ और वीडियो कॉल्स के बाद हमने एक रात ना चुपके से बात की, सिर्फ हम दोनों। और उस कॉल पर मधु की आवाज में एक अलग ही गहराई थी, एक संजीदगी थी। उन्होंने कहा, अमिता, मैं चाहता हूं कि ये फैसला तुम्हारा हो, सिर्फ तुम्हारा, हमारे घर वालों का कोई दबाव नहीं। बस उनकी इसी एक बात ने, इसी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया। मैंने बिना एक पल सोचे कहा, ये मेरा ही फैसला है मधु। और उनका जवाब आया, तो फिर मेरा भी यही फैसला है। वो हमारी आखिरी बातचीत थी। उस आवाज के बाद सिर्फ खामोशी थी, और उस खामोशी के साथ मेरे दिल में एक अजीब सा, अनजाना सा डर बैठने लगा था। अचानक से वीडियो कॉल्स बंद हो गईं। वजह ये बताई गई कि वो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। तो अब बात सिर्फ ईमेल और चिट्ठियों से होने लगी। पर उनके लिखने का अंदाज, वो मधु लग ही नहीं रहे थे जिनसे मैंने बात की थी। कभी तो इतने फॉर्मल और कभी इतने ज्यादा फिल्मी। मेरा दिल मान ही नहीं रहा था कि ये वही इंसान है। मैंने माँ से भी कहा, पर उन्होंने हंस के टाल दिया। बोली, अरे लड़के लिखने में ऐसे होते हैं, जब सामने आएगा ना सब ठीक हो जाएगा। काश कि वो सही होती। खैर, शादी में सिर्फ एक हफ्ता बचा था और चंदा आंटी आ गई। और सच कहूं, उनके आने से घर में जैसे रौनक आ गई। वो इतनी प्यारी थी, इतनी हेल्पफुल कि मेरे मन में जो भी थोड़ा बहुत शक या डर था ना, वो सब धुल गया। मुझे सच में लगा कि मुझे एक माँ जैसी सास मिलने वाली है। फिर एक रात वो मुझे मधु के बचपन की एल्बम दिखा रही थी। हम हंस रहे थे और तभी अचानक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और इतनी जोर से भींचा कि मुझे लगा मेरी हड्डी ही टूट जाएगी। मैं चीख पाती उससे पहले ही उन्होंने हाथ छोड़ दिया और फिर एक कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम उसके लिए एक अच्छी पत्नी बनोगी, है ना? मैंने डर के मारे बस हाँ में सिर हिला दिया और वो वहीं एल्बम पर सिर रखकर फूट कर रोने लगी। उस रात मैं सो नहीं पाई। शादी की सुबह घर का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। जहां जश्न का शोर होना चाहिए था, वहां एक अजीब सी भारी खामोशी थी। रिश्तेदार आपस में कानाफूसी कर रहे थे और जैसे ही मैं कमरे में आती सब चुप हो जाते थे। उनकी आंखों में मेरे लिए बधाई नहीं थी, बल्कि दया थी। मेरा दिल बुरी तरह से बैठा जा रहा था। मैंने माँ से पता नहीं कितनी बार पूछा, माँ क्या बात है, प्लीज बताओ। पर वो तो जैसे पत्थर की मूरत बन गई थी, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। मंदिर का रास्ता ऐसा लग रहा था जैसे कट ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे ये मेरी शादी नहीं, बल्कि मुझे किसी और ही रस्म के लिए ले जाया जा रहा है। और फिर हम मंदिर पहुंचे और वहां पहुंचते ही मेरी जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी ना, वो भी टूट गई। पार्किंग बिल्कुल खाली थी, कोई शहनाई नहीं, कोई मेहमान नहीं, बस कुछ गुब्बारे और फूल जो उस मौत जैसे सन्नाटे में जैसे मजाक उड़ा रहे हों। सब कुछ गलत था, बहुत ज्यादा गलत। पापा बाहर ही इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पर भी वही खालीपन था। उन्होंने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा जैसे कोई बोझ पकड़ते हैं और कहा, अंदर चलो, अपना फर्ज पूरा करो, फिर सब खत्म हो जाएगा। उनके ये शब्द, ये कोई दिलासा नहीं था, ये एक सजा थी। मंदिर के दरवाजे पर ही एक बहुत अजीब भयानक गंध ने मेरा स्वागत किया।
बहुत सारी मीठी अगरबत्ती की खुशबू और उसके नीचे से आती किसी चीज के सड़ने की गंध। वो गंध मेरे गले में अटक सी गई, सांस लेना मुश्किल हो रहा था और मैं जैसे जैसे अंदर कदम बढ़ा रही थी वो बदबू और तेज होती जा रही थी। अंदर अंधेरा सा था। हवन कुंड के पास मधु बैठे थे, मेरी तरफ पीठ करके। उनके माँ बाप एक कोने में खड़े बस मुझे घूर रहे थे। उनकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी बेचैनी थी। और तभी मुझे वो ख्याल फिर से आया। ऐसा लगा जैसे मैं किसी कब्र में जा रही हूँ। मैं धीरे धीरे उनके करीब पहुंची। वो बदबू अब बर्दाश्त के बाहर थी। मेरा सिर घूम रहा था। तभी एक मोटी हरी मक्खी भिनभिनाती हुई आई और उनके कंधे पर बैठ गई। एक पल बीता, 2 पल बीते, वो हिले तक नहीं। और तभी मैंने गौर किया, वो तो सांस भी नहीं ले रहे थे, खाली। मैंने पापा का हाथ झटक दिया और लड़खड़ाते हुए मैं मधु के पास गई। जब मैं उनके सामने पहुंची तो जो मैंने देखा वो मधु नहीं थे। उनकी त्वचा हरी और सफेद पड़ चुकी थी, जगह जगह से गलकर लटक रही थी। चेहरा आधा सड़ चुका था, आंखें बाहर को निकली हुई थी, दूधिया, ऐसा लग रहा था जैसे अभी फट जाएंगी। उनका शरीर मौत की गैसों से इतना ज्यादा फूल चुका था कि शादी का कुर्ता तक कई जगह से फट गया था। वो भयानक बदबू उन्हीं के सड़ते हुए जिस्म से आ रही थी। पागल हो गए हो क्या सब? वो मर चुका है। मेरी चीख पूरे मंदिर में गूंज गई। राज अंकल रोते हुए बोले, कुछ हफ्ते पहले एक्सीडेंट हो गया था बेटा। हम बताना नहीं चाहते थे। हमने सोचा वादा तो वादा होता है। और चंदा आंटी, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने वादा किया था कि तुम एक अच्छी पत्नी बनोगी। और फिर चंदा आंटी की वो फुसफुसाहट एक चीख में बदल गई। क्या तुम उससे अकेला जाने दोगी? तुम्हें उसकी पत्नी बनना ही होगा। मैंने अपने माँ बाप की तरफ देखा। उनकी आंखों में सिर्फ लाचारी थी। उन्होंने बताया कि उन्हें भी आज सुबह ही सच पता चला कि चंदा आंटी ने मधु के शरीर को हफ्तों तक बर्फ में छिपा के रखा था। मैं कुछ समझ पाती या वहां से भाग पाती, उससे पहले ही चंदा आंटी एक जंगली जानवर की तरह मुझ पर झपटी। उन्होंने मेरे बाल पकड़ लिए और मुझे हवन कुंड की आग की तरफ घसीटने लगी। वो पागलों की तरह चीख रही थी, वो अकेला नहीं रहेगा, वो अकेला नहीं जाएगा। मेरे घर वाले उन्हें मुझसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, पर उस औरत में जैसे 10 लोगों की ताकत आ गई थी और उसी खींचातानी में आग का बर्तन लुढ़क गया। बस एक चिंगारी, एक भूखी चिंगारी की देर थी। उनकी रेशमी साड़ी ने पलक झपकते ही आग पकड़ ली। वो एक जलती हुई मशाल बन गई, दर्द से चीखती हुई। और फिर वो लड़खड़ाते हुए सीधी मधु के उस फूले हुए शरीर पर जा गिरी और गर्मी और दबाव से मधु का शरीर एक गीले धमाके के साथ फट गया। मेरे पापा चीखे, बाहर निकलो, सबके सब बाहर निकलो। हम सब उस नरक से बाहर की तरफ भागे। बाहर खड़े हम बस देखते रहे कैसे आग ने पूरे मंदिर को अपनी चपेट में ले लिया। लपटें आसमान तक जा रही थी और अंदर से आती चीखें अब शांत हो चुकी थी। चंदा आंटी वो नहीं चाहती थी कि उनका बेटा अगले जन्म के सफर पर अकेला जाए। उनके उस पागलपन, उस दुख को याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। पर कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि शायद अब मधु को वाकई अकेला नहीं जाना पड़ेगा।